जय हिंद बच्चों, आज से हम 10th क्लास के लिए साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे चैप्टर में आप जाओगे तो इस चैप्टर में हम आपको इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक साथ करवा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सबका सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा पेज नंबर 6 में। ठीक है, पेज नंबर 6 में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है, देखिए पेज नंबर ये 6, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक नंबर में कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका एक सीधा सा आसान सा आंसर है जो कि आपको सबसे फर्स्ट पृष्ठ में ही आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि यहाँ पे मैग्नीशियम, ये देखिए चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है और इसको बर्नर की सहायता से जलाया जा रहा है। तो इसको जलाने, देखिए मैग्नीशियम रिबन को आपको पहले समझना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम रिबन जो है ये एक प्रकार का क्या है, धातु का सीट है। ठीक है, और धातु के सीट पे एक क्या बोल सकते हैं, इस पे एक प्रकार की परत चढ़ जाती है। ठीक है, वो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ जाती है जिसके चलते यह जल नहीं पाता ठीक से, और इसको जलाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को क्लीन करना पड़ता है, तब ये जाके जलता है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे जलाया है। तो आपको जो आंसर लिखना है इसमें सबसे आपको आंसर लिख देना है नंबर फर्स्ट के लिए। आपको आंसर लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, ऐसे लिखना है एक नंबर का आंसर। वायु में पड़े रहने से मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, जिस कारण वो आसानी से नहीं जलता। यही कारण है कि हम जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पहला नंबर का आंसर आप लिख दोगे। ठीक है, आपका पहला नंबर क्लियर हो गया। फिर देखिए आपका दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए संतुलित समीकरण इसका लिखने बोल रहा है, तो आपका यहाँ पे दिया क्या गया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टेंड्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो H को H2 लिखते हैं, प्लस देखिए क्लोरीन का क्या है, Cl, और उसके बाद टेंड्स टू देखिए आपको क्या है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब देखिए इसको क्या बोला है, इसको बोला गया है संतुलित करने। देखिए यहाँ पे लिखा है संतुलित करें। ठीक है, तो जब संतुलित करने इसको बोला गया है तो आपको कैसे ये संतुलित करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख लो कि हाइड्रोजन बायां पक्ष में, ये जो है आपका तीर से बाएं तरफ को बाएं पक्ष बोला जाता है और दाएं तरफ को दाएं पक्ष। बाएं पक्ष में जो हाइड्रोजन है यहाँ से यहाँ तक में, देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और दाएं पक्ष में कितना है, 1 है, और क्लोरीन इधर हमारा 1 है, इधर भी 1 है, यानी क्लोरीन तो बराबर है लेकिन हाइड्रोजन इधर बाएं पक्ष में 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए संतुलित करने के लिए हमको गुना ही करना पड़ता है, हम जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए अब जैसे हम 2 से गुना किए तो यहाँ हाइड्रोजन 2 एकम 2 हो गया, हाइड्रोजन आपका 2 हो गया, लेकिन देखिए ये 2 इधर जो गुना हुआ है ये क्लोरीन में भी आपका जुड़ जाएगा, यानी 2 क्लोरीन भी हो गया। तो यहाँ क्लोरीन आपका 1 है तो आप क्लोरीन भी आप 2 कर दोगे, तो आपका संतुलित ये क्या हो गया, H2 + 2Cl टेंड्स टू 2HCl। ये आपका समीकरण फर्स्ट के लिए यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको संतुलित कर दोगे। फिर देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या बोला है, अगला नंबर में बोला गया है आपको कि बेरियम क्लोराइड। अब देखिए बेरियम क्लोराइड को आप क्या लिखोगे, BaCl2। ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया, और इसमें आपको क्या करना है, प्लस
एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट क्या, AlSO4। अब देखिए सल्फेट का आपका 2 होता है तो एल्युमिनियम के साथ 2 हो जाएगा, और एल्युमिनियम का संयुक्ता 3 होता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 आपको बोला है क्या क्या, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, बेरियम सल्फेट हो गया। अब प्लस उसके साथ क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी Al और Cl3। आई बात समझ में, AlCl3। अब देखिए यहाँ पे अपना जो है हमारा बायां पक्ष में बेरियम है 1, दायां पक्ष में भी 1 है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्लोरीन देखते हैं, इधर 2 है और इधर हमारा यहाँ देखिए 3 है, ठीक है। तो हमको 3 को हम 2 नहीं बना सकते हैं, ना ही 2 को 3 बना सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 3 को भी 6 बना सकते हैं और 2 का भी 6 बना सकते हैं। तो 3 को 6 बनाने के लिए यहाँ हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, और 2 को 6 बनाने के लिए हमको यहाँ से 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ जैसे हम 3 से गुना करते हैं यानी 3BaCl, ठीक है, Cl2। अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम Al2 और SO4 होल 3। टेस्ट 2 हो जाएगा अपना क्या, BaSO4 प्लस AlCl3। अब देखिए यहाँ 3 से किया तो क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जब हम 2 से कर दिए और यहाँ पे हम 3 से कर दिए तो क्लोरीन देखिए 6 हो गया, क्लोरीन यहाँ भी 6 और यहाँ भी 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया। लेकिन यहाँ 2 से जैसे किए एल्युमिनियम हमारा 2 हो गया, तो एल्युमिनियम यहाँ हमारा 2 पहले से था। अब देखिए रही बात बेरियम की, बेरियम यहाँ अपना 3 है और इधर हमारा बेरियम 2 है, तो इसको 3 से कर देंगे तो 3 बेरियम 3 हो गया। अब सल्फेट देखिए यहाँ पे 3 है, तो सल्फेट ये 3 से गुना हुआ तो सल्फेट में भी 3 हो गया, और यहाँ भी आपका सल्फेट में 3 है, यानी अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप यहाँ पे लिख दोगे संतुलित, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये दूसरा नंबर भी आपका संतुलित हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अपना क्लीन हो गया। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है सोडियम प्लस जल। अब सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, Na प्लस जल का क्या होता है, H2O। सोडियम प्लस जल कर दिए। टेस्ट 2 हमारा क्या होता है, क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अब देखिए इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारा सोडियम बायां पक्ष में 1 है, दायां में भी 1 है, हाइड्रोजन इधर हमारा 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन 2 इधर, इधर भी हमारा 2। अच्छा सॉरी, हाइड्रोजन को हम कभी भी अकेला नहीं लिखते हैं, यानी H2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपका यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गया, और इधर हाइड्रोजन हमारा 2 ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी अब तो सोडियम यहाँ 2 हो गया, तो हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी एक तरह से हम बोल ले तो आपका इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना, तब हमारा ये संतुलित हो जाएगा, संतुलित। इस प्रकार से आपका ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, ठीक है। फर्स्ट भी कंप्लीट और सेकेंड भी कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, निम्नलिखित, पहले क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका
क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। जिस प्रकार अभी हमने 2 में किया, सेम लगभग दोनों एक दूसरे से मतलब समान ही है। इसमें भी हमको समीकरण लिखना है और उसको संतुलित भी करना है। तो पहला प्रश्न में है, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। देखिए क्या क्या, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, यानी BaCl, बेरियम का 2 होता है संयुक्त, इसमें Cl2 हो जाएगा, यानी BaCl2। अब बेरियम क्लोराइड में आपका क्या बोल रहा है, सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट हो गया, सॉरी सल्फेट, सोडियम सल्फेट SO2। अब देखिए टेंस 2 हमारा क्या हो जाएगा, अपना क्या दिया है, अभिक्रिया के करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी NaCl, और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट मिलता है। इसके साथ ही बेरियम सल्फेट BaSO2, ठीक है। अब देखिए इसको हमको संतुलित करना है। तो बेरियम देखिए बायां पक्ष में अपना 1 है, दायां पक्ष में भी 1 है। क्लोरीन अपना बायां पक्ष में 2 है, दायां पक्ष में अपना 1 ही है। इसको और बायां पक्ष में सोडियम 2 है, यानी हम यहाँ अगर हम 2 से गुना कर दें यहाँ पे, तो देखिए सोडियम आपका 2, क्लोरीन 2, इधर सोडियम 2, क्लोरीन 2, ये कंप्लीट हो गया। बेरियम 1 था, बेरियम 1 है। सल्फर यानी देखिए S हमारा 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। सिर्फ 1 यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया 1 नंबर का, ठीक है। अब 2 नंबर के लिए आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए 2 नंबर में बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, यानी जल में विलयन, जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिख लो NaOH, ठीक है। और इसमें क्या क्या बोला मिलाने, सोडियम ऑक्साइड का जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसमें आपको मिलान करना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है। तो अब देखिए आपका क्या बन रहा है, अब बन रहा है आपका अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, अब प्लस आपका बन रहा है जल, यानी H2O। अब देखिए इसको संतुलित करना है। देखिए बायां पक्ष में हमारा जो है वो सोडियम 1 है, दायां पक्ष में भी 1 है। फिर क्या है, बायां पक्ष में ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इधर भी हमारा 1 है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन इधर हमारा 2 है। तो यानी हाइड्रोजन, अच्छा 1 यहाँ है हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 1 2 हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन इधर हमारा 2। फिर है क्लोरीन 1, क्लोरीन, यानी ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। तो यानी इसके लिए आपको ये वाला चीज़ लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न जो पहला था हमारा वो आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको मिलेगा ये पेज नंबर 11 में, ठीक है। पेज नंबर 11 में आपको अगला प्रश्न मिलेगा, जहाँ पे जो पहला प्रश्न है,
क्या है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब आप हमको बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका हम सफेदी करने यानी कलर पेंट करने के लिए करते हैं। तो दीवार की सफेदी करने के लिए हम लोग कदे का चूना का उपयोग करते हैं ना। तो चूना का उपयोग करते हैं। तो चूना का आपको बोल रहा है X पदार्थ के लिए, तो X पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, X पदार्थ हो जाएगा चूना। ठीक है। फिर एक नंबर प्रश्न है कि पदार्थ X यानी इस चूने का नाम, इसका संकेत सूत्र लिखिए। देखिए, तो एक नंबर का आपका आंसर हो जाएगा चूना। ठीक है। और इसका सूत्र आप लिख दोगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है, बोल रहा है प्रश्न 1 में यानी ऊपर में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, अब CaO यानी कि चूना को हमको जल के साथ मिलाना है यानी H2O के साथ, तो क्या बनेगा। तो चूना को जब हम H2O के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH और होल 2। ठीक है ये, और इसके साथ ही हमको क्या मिलता है, ऊष्मा। ठीक है, इसके साथ ही ऊष्मा मिलता है। यानी अब देखिए इसको संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए कैल्शियम हमारा बायां पक्ष में 1 है, दायां पक्ष में भी 1 है। बायां पक्ष में ऑक्सीजन 1 यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है, यानी ये हमारा संतुलित ही है। तो आपका 2 नंबर जो आंसर हो जाएगा ये ऐसे आप डाल दोगे। ठीक है। फिर बोल रहा है क्रियाकलाप, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या ये 2। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में हमको बोला गया कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी के दुगुनी है, उस गैस का नाम बताइए। देखिए आपको क्रियाकलाप 1.7 आपको लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ है आपका क्रियाकलाप 1.7। आपके बुक में ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 10 में। ठीक है। तो देखिए क्रियाकलाप 1.7 में क्या बोला है, देखिए ये क्या है, जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जल को करंट के माध्यम से यानी विद्युत के माध्यम से तोड़ा जाता है। और देखिए जल जो होता है वो हमारा H2O होता है। तो यहाँ हमको देखने से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन यहाँ 2 भाग में है, हाइड्रोजन आपका 2 भाग में और ऑक्सीजन हमारा 1 भाग में। तो ये जो हाइड्रोजन जो जब भी बनेगा ये 2 भाग यानी डबल बनेगा, किसकी अपेक्षा, तो ये ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये एनोड है, ये वाला जो टर्मिनल है ये एनोड है, और इसमें जो ये गैस बना है ये बना है, देखिए ये ऊपर में इतना सा भाग इसका गैस है, ये जो हमने कलर किया। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, और ये वाला जो है ये कैथोड है। कैथोड पे आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन, जो कि ये देखिए हाइड्रोजन। तो ये इस ऑक्सीजन की ये अपेक्षा क्या है, दुगुनी है। आप इसको बढ़िया से आप देखोगे तो ये क्या है, ऑक्सीजन की अपेक्षा दुगुनी है। देखिए इसको आप यहाँ ये वाला भाग ये हो गया हाइड्रोजन का, और यहाँ देखिए ये ऊंचाई देखिए। ठीक है, यानी ऑक्सीजन हमारा क्या है 1 भाग में बना है, और हाइड्रोजन हमारा क्या है उसका सीधा डबल 2 भाग में बना है। तो यही कारण है कि उसका दुगुना हमेशा होता है। तो अब देखिए इसको लिखना कैसे, तो क्या बोलता है, गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, तो दुगुनी है क्यों है, तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि हमको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि जल का जो अणु होता है वो क्या चीज़ का होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है H2O का, जिसमें हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं और ऑक्सीजन के 1 भाग। क्या लिखोगे आप कि जल के अणु हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर बने होते हैं, और जब इसका विद्युत अपघटन होता है तो यही भाग इस परख नली में आकर जमा होते हैं, यानी परख नली में जाकर जमा होते हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन वाला भाग हमेशा ऑक्सीजन के दुगुने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 15 में। ठीक है,
पेज नंबर 15 में जो आपको प्रश्न मिलेगा, इसमें आपका जो पहला प्रश्न है ये है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, लोहे की कील, लोहे का सूत्र क्या होता है आपका, लोहे का होता है फेरस, यानी Fe फेरस। इसको हमने कथी में डुबोया, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी CuSO4 के विलयन में, कॉपर सल्फेट। तो इसमें हमने जब डाला तो ये क्या करेगा, अब अभिक्रिया करेगा। अब देखिए, ये फेरस यानी लोहा जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। आप देखे होंगे कहीं पे अगर कॉपर का तार है और लोहे का है तो सबसे पहले जंग लोहे में लगता है, उसके बाद कॉपर, यानी लोहा जो है अभी अधिक अभिक्रियाशील है। तो यानी ये क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा और उसके स्थान पे ये खुद आ जाएगा, यानी ये बनाएगा आपका फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा Cu, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका रंग क्यों बदल जाता है। तो आपको आंसर में लिखना है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो फेरस यानी लोहा क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। यही कारण है कि विलयन का रंग हल्का हो जाता है और बदल जाता है, ठीक है, हल्का हो जाता है और बदल जाता है। तो ये प्रश्न आपका इस तरह हो गया। फिर अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। देखिए 1.10 ये क्रियाकलाप किधर है, इसको हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा प्रश्न में, यानी बुक में क्रियाकलाप 1.10 यहाँ मिला। देखिए इसमें बोला गया है, तो इसमें जो अभिक्रिया है ये देखिए, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बोल रहा है इससे भिन्न, यानी ये वाला हमको आंसर नहीं देना है, इससे अलग कोई देना है हमको आंसर, ठीक है। इससे अलग हम क्या देंगे, तो चलिए यहाँ पे हम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराया है, जिसमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन के तैयार हुआ है। तो चलिए हम क्या लेते हैं, सोडियम के जगह कुछ और ले लें, ठीक है, द्विविस्थापन सिर्फ करना है और क्या। तो इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था तो फेरस को लिया था, यानी फेरस को हम अगर ये क्या बोल रहे हैं, फेरस को अगर हम फेरस सल्फेट अगर हम ले लेते हैं तो फेरस FeSO4, देखिए क्रियाकलाप 1.10 में हमारा ये अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और प्रश्न में बोला था कि इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण दिया जाए, तो हम इसके अलावा दूसरा उदाहरण क्या देंगे, तो दूसरा उदाहरण हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम मान के लिख देते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और इसमें हमने मिला दिया सोडियम क्लोराइड NaCl। तो हमारा जो ये बनेगा, देखिए सिल्वर जो है वो क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जो है वो सिल्वर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो सोडियम वाला भाग यहाँ से उठ के यहाँ चले आएगा इसके पास, और इसको यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या बन जाएगा, Ag ये चले आएगा Cl के साथ, यानी AgCl और प्लस हमारा सोडियम चले जाएगा नाइट्रेट के साथ, यानी NaNO3। तो देखिए ये वाला भाग इधर आ गया, ये वाला भाग इधर आ गया, यहाँ पे हुआ ना, तो यही हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरह का आपको
एक आंसर दे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 2 नंबर भी आपका समाप्त हो गया। इस तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो उपचयित और अपचयित पदार्थ को समझने से पहले हमको उपचयन अभिक्रिया जिससे हमारा उपचयित पदार्थ बना और अपचयन अभिक्रिया जिससे अपचयित पदार्थ को हम जानेंगे, ये दोनों को समझना पड़ेगा। तो उपचयन जो होता है हमारा, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन घटेगा या ऑक्सीजन जुटेगा। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, हाइड्रोजन जिससे दूर हो या ऑक्सीजन जिसमें जाके मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उपचयित पदार्थ। तो देखिए हमारा जो प्रश्न 1 है इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे अलग था, वो किसके साथ जाके मिला, तो सोडियम के साथ जाकर मिला। तो सोडियम जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, उपचयित पदार्थ, यानी उपचयित हर्षऊ प च यर्सी का तो उपचयित पदार्थ हमारा 1 नंबर के लिए क्या हो गया, वो हो गया सोडियम। आई बात समझ में, 1 नंबर के लिए हमारा सोडियम हो गया। अब देखिए अपचयित पदार्थ, अब ये ऑक्सीजन जो जाकर मिला किसके साथ मिला, सोडियम के साथ, जिसके साथ मिला उसको हम उपचयित पदार्थ कहेंगे, और जिनसे ये दूर हुआ, ठीक है, उसको हम अपचयित पदार्थ कहेंगे। तो अपचयित पदार्थ इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो ये देखिए सोडियम से दूर और सोडियम में जाकर और जो ये जाकर मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयित पदार्थ में। तो कौन सा पदार्थ जाकर उसमें मिला, तो ऑक्सीजन। तो हमारा अपचयित पदार्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए अपचयित, ये उधर उपचयित लिख दिए, इधर अपचयित, तो अपचयित हमारा 1 नंबर के लिए उपचयित पदार्थ हो गया सोडियम और अपचयित पदार्थ हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए वहीं पे 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में क्या बोला जाता है, अपचयित और उपचयित दोनों चीज़ हमको ढूंढना है। तो उपचयित हम क्या बोल रहे थे कि ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइड्रोजन अलग में है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ से भाग गया, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्रास हो। तो ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, अपचयन अभिक्रिया में होता है। यानी अपचयित पदार्थ हमारा प्रश्न संख्या 2 में हमारा अपचयित पदार्थ हो गया, ये किससे भागा दूर, तो क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड से। तो अपचयित पदार्थ हमारा 2 नंबर में CuO हो गया। और ये क्या बोल रहे हैं, उपचयित पदार्थ इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन किसके साथ आकर के मिला, तो ऑक्सीजन किसके साथ आकर के मिला, ये ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन के साथ आकर मिला है, यानी इसमें हमारा हो गया H2। यानी प्रश्न संख्या 1 के लिए उपचयित पदार्थ हमारा Na हो गया और अपचयित पदार्थ O2 हो गया। ठीक है, और वहीं प्रश्न संख्या 2 के लिए उपचयित पदार्थ हमारा H2 हो गया और अपचयित पदार्थ हमारा CuO हो गया। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी आपका क्लीन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है कि Fe2O3 प्लस 2Al यानी 2 भाग एल्युमिनियम, टेस्ट 2 एल्युमिनियम का 2 भाग और ऑक्सीजन Al2O3 प्लस 2Fe। अब देखिए इसमें बोल रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये अभिक्रिया देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका FeO है, ठीक है, और वो एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनेट बना करके फेरस को विस्थापित कर दिया। देखिए ये फेरस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था, इसको यहाँ पे अलग कर दिया, यानी ये विस्थापित हो गया, यानी विस्थापन अभिक्रिया आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 3 है जो है, इसमें बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है,
सही उत्तर पर निशान लें। देखिए लौह चूर्ण पर यानी Fe पर अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें यानी प्लस HCl डाल दें तो क्या बनेगा, तो इससे हमारा क्या बनेगा, FeCl बन जाएगा, FeCl और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यानी फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन गैस आयरन, हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड, यही फेरस क्लोराइड है। यानी ऑप्शन आपका जो है ये एक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या आवश्यक है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभी जो हमने आपको बताया था कि हम वो जो 2 से 3 से गुना करके संतुलित यानी दोनों बगल तत्वों के परमाणु बराबर हों, ठीक है, तो वो संतुलित रासायन। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, 4 नंबर जो है संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन आपको लिखना है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिक्रिया तथा उत्पादक दोनों ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे मान के चलिए ये एक समीकरण है, ठीक है, इसमें ये है टेंस टू जो यहाँ पे दिए हैं तीर का निशान, इसके बायां पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष में जितना भी तत्व है सबका परमाणु अगर बराबर है, इधर जितना उधर इधर भी उधर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या आवश्यक है। देखिए इसके यह आवश्यक क्यों है, तो ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, यानी कोई भी द्रव्यमान किसी भी वस्तु या तत्व या पदार्थ का द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले और बाद, ठीक है, हालांकि उसका स्वरूप जो भी हो बदल जाए कितना भी, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, बराबर रहता है पहले और बाद में। तो वह उसी द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुपालन के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आपको इसी तरह लिख देना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। प्रश्न 5 जो है अपना, इसमें बोला गया है कि निम्न कथनों में रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ऋण, अब इसको पहले इस रूप में लिखना है हमको, ठीक है, यानी संकेत के रूप में, उसके बाद फिर क्या आप बोल रहे हैं, उसको संतुलित करना है। तो देखिए आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से संयोग करता है और क्या बनाता है, वो बनाता है अमोनिया। चलिए नाइट्रोजन N2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2, ये क्या बना दिया, अमोनिया। तो NH, अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन अपना 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, यानी यहाँ 3 से गुना कर देंगे, ये संतुलित हो गया, यानी आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा है कि प्रश्न बी में है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या लिखेंगे, H2S, इसको क्या करना है, वायु में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो टेंस टू ये क्या बन के तैयार होगा, तो दहन होने पर ये सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O ये बनाता है। अब इसको संतुलित करना है, संतुलित कैसे करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर दिए, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या किए, 2 से गुना कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन 2 से यहाँ जैसे गुना किए हमारा ये हाइड्रोजन भी 2 दूनी 4 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 करने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम 2 से किए तो सल्फर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 और इधर हमारा सल्फर
एक ही है, तो इसको 2 से गुना किए। जैसे 2 से गुना किए तो देखिए सल्फर तो पूरा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन हमारा यहाँ बढ़ गया, यानी 2 दूनी 4 और 4 8 हो गया, यानी हमको ऑक्सीजन जो था यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से ये हमारा जो समीकरण हो गया ये संतुलित हो गया। आई बात समझ में? चार दूनी 8, 2 दूनी 4, सॉरी 4 से नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारा 2 दूनी 4 है और 2 6 ही है, यानी 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 3 दूनी 6। अब ये हमारा संतुलित हो गया, यानी प्रश्न बी भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न सी में, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। प्रश्न सी में है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। क्या? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया का। तो एल्युमिनियम सल्फेट का हमको सबसे पहले सूत्र लिखना है, Al2SO4। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया Al2। अब देखिए सल्फेट का तो 2 इस पे आ गया संयुक्त है, लेकिन इसका 3 यहाँ पे आएगा। एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, के साथ, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है लगता है। एल्युमिनियम जो है वो सल्फेट के साथ, ऐसा है क्वेश्चन क्या? ये वाला चीज़, ये बेरियम क्लोराइड जो है ये यहाँ पे होना चाहिए था। बेरियम क्लोराइड के साथ ऐसे था, बेरियम क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रश्न जो है उल्टा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड इधर तुमने लिख दिया एल्युमिनियम AlCl3 और प्लस क्या बनाता है बेरियम सल्फेट BaSO4। आई बात समझ में? अब इसको संतुलित कर देना है। संतुलित हम कैसे करेंगे? देखिए इधर एल्युमिनियम हमारा 2 है, इधर एल्युमिनियम हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, अच्छा ये है L, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस Al। हाँ, अब देखिए हमारा इधर एल्युमिनियम हमारा 2 है, इधर हमारा 1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये होगा कि इसमें हम 2 से गुना कर दें। अब देखिए एल्युमिनियम तो बराबर हो गया, ठीक है। अब ये सल्फेट देखिए SO4 यहाँ 3 टो है, यहाँ सल्फेट 1 टो है, यानी इसको हम 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए सल्फेट भी हमारा 3 हो गया, सल्फेट को जैसे 3 से गुना किया, यहाँ बेरियम आपका 3 हो गया, इधर हमारा बेरियम कितना है 1 ही है, तो यहाँ पे हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको 3 से गुना करेंगे तो बेरियम हमारा 3 तो हो गया, लेकिन क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, इधर 3 दूनी 6, हाँ ये नहीं, अब ये संतुलित हो गया हमारा सारा का सारा। इसको आप बढ़िया से गौर से देख लो और इसको आप कॉपी में बना लो, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये जो C नंबर था इसका हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न D में। D में क्या बोल रहा है इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको बढ़िया से कर लोगे। प्रश्न D में है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, देखिए पोटेशियम का क्या होता है K होता है, K जो है ये जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, और प्लस साथ ही क्या बनाता है हाइड्रोजन बनाता है यानी
H2। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है। देखिए पोटेशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 1 3 है, यानी 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 से यहाँ गुना करेंगे, सॉरी इसको कलर अलग कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 से जैसे गुना किए, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, इधर 2 से गुना कर दिए, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। पोटेशियम यहाँ देखिए 2 हो गया, यहाँ भी आपको 2 से गुना कर देना है। इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या जो 5 है आपका, वो पूरा रूप से आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या हमको 6 सिर्फ आपको ये बताना है। देखिए इसमें बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो इसमें संतुलित सिर्फ करना है। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप बढ़िया से देखोगे। ठीक है, देखिए प्रश्न 1 में जो है, इसमें है आपका, देखिए प्रश्न 1 ए HNO3। ठीक है, HNO3 यानी ये आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि तीर के बायां पक्ष और दायां पक्ष सब बराबर है कि नहीं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन आपका है 1 टो और यहाँ 2 टो, 2 1 3 टो, दायां पक्ष में है 2, इधर 3 है उधर 2, तो हमको क्या करना होगा, हम यहाँ 2 से गुना कर दिए। अब देखिए 2 से गुना किया, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, इधर 2 8 है, यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, 2 2 4 हाइड्रोजन तो पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 1 है बायां पक्ष में, दायां पक्ष में नाइट्रोजन, यहाँ देखिए 2 से होल गुना हुआ है 2 है, सॉरी यहाँ भी 2 है, नाइट्रोजन भी पूरा हो गया। ऑक्सीजन 3 2 6 और यहाँ पे 2, 6 2 8 है, इधर कितना है 3 2 6 और 2 8 है, ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। कैल्शियम इधर देखिए एगो है, इधर भी एगो है, बाकी हाइड्रोजन बराबर हो गया, यानी है ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। एक यहाँ सिर्फ 2 लगाना पड़ा और एक यहाँ 2। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर बी में देखते हैं। बी में आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, उसके बाद टेंस 2 है सोडियम सल्फेट प्लस जल। अब देखिए हमारा सोडियम हमारा इधर कितना है 1 है, इधर 2 है। सबसे पहले आप यहाँ 2 से गुना कर दो, 2 से जैसे आप गुना करोगे तो सोडियम 2 2 तो बराबर हो गया तीर के बायां और दायां, लेकिन बायां तरफ यहाँ देखिए 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन 2 और 4 इधर, 4 2 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, इसको 2 से गुना कर दो। अब देखिए ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन इधर आपका 2 दूनी 4 और इधर 2 2 4, हाइड्रोजन भी आपका बराबर हो गया। सल्फर इधर देखिए 1 है, इधर भी 1 है, यानी आपका ये भी संतुलित हो गया, यानी बी नंबर भी आपका संतुलित हो गया। आप इसको बढ़िया से चेक कर लो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न सी में चलते हैं। सी में देखिए आपका यहाँ पे है सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1, क्लोरीन 1, इधर भी क्लोरीन 1, Ag यानी सिल्वर 1, इधर भी सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन, ये तो पहले से ही आपका संतुलित है, इसमें कोई कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला डी में हम देख लेते हैं। डी में है बेरियम क्लोराइड। देखिए Ba बेरियम एगो, दायां तरफ में भी एगो, क्लोरीन इधर 2, ठीक है, क्लोरीन इधर आपका 2 हो गया। उसके बाद इधर क्लोरीन 1 है, तो आप यहाँ 2 से गुना कर दो, क्लोरीन 2 हो गया। क्लोरीन जैसे आप 2 से गुना किया, हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी 2 है। ठीक है, सल्फर 1, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी ये भी आपका संतुलित हो गया, यानी प्रश्न संख्या 6 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 जो है आपका,
ठीक है। इसमें तो प्रश्न संख्या 7 में आपका क्या है कि इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको देखिएगा नहीं। हाँ, अब ठीक है। इसमें देखिए आपका प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अभी ये जैसे हमने इसका प्रश्न संख्या 5 का जो किया था वही सेम आपका 7 भी प्रश्न है, ठीक है। सात का 1 में है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टेंस टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। देखिए आपको इसमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्लस उसके बाद क्या बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और टेंस टू क्या बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और प्लस जल यानी H2O, यानी ये आपका हो गया प्रश्न ए का, ठीक है। फिर आपका प्रश्न बी में है कि जिंक, अब इसको आप संतुलित कर लोगे। संतुलित करना तो हमने आपको सिखा ही दिया है, ठीक है। अब इसको आप संतुलित कर लोगे आसानी से। सॉरी, यहाँ पे कैल्शियम था, हम पोटेशियम समझ लिए, ये गलती हो गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं फिर से। क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca होता है और हाइड्रोक्साइड OH। देखिए तो CaOH होल 2 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि कैल्शियम का संयुक्त 2 होता है, इसके ऊपर आएगा। फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और टेंस टू आपका क्या है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अब प्लस जल यानी H2। इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा और अगर ये संतुलित नहीं होगा तो आप इसको संतुलित कर लोगे। दूसरा नंबर है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक देखिए Zn, ठीक है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। टेंस टू आपका है क्या जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 प्लस क्या बोल रहा है सिल्वर यानी Ag। ये अगर संतुलित नहीं होगा तो आप संतुलित कर लोगे, ठीक है। फिर आपका है, इसको क्लीन करना पड़ेगा, आप बढ़िया से देख लोगे वीडियो रोक करके। सी नंबर में है कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें करना। क्या है एल्युमिनियम प्लस कॉपर Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। और टेंस टू आपको करना है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं क्या Al प्लस CuCl2 अटैच टू आपका क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और प्लस कॉपर प्लस Cu। अगर ये संतुलित नहीं होगा तो आप इसको संतुलित कर लोगे, आपको संतुलित करने हमने बता ही दिया है। अब प्रश्न डी अंतिम नंबर जो है इसका 7 का, इसमें देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और प्लस इसमें आपको क्या बोल रहा है पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 अटैच टू आपको क्या करना है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और प्लस क्या है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। ये भी अगर आपका संतुलित नहीं होगा तो आप इसको भी संतुलित कर लोगे। इस प्रकार से 7 प्रश्न संख्या आपका जो है वो कंप्लीट होता है। और कितना है अभी तो बहुत क्वेश्चंस है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाएंगे। अगला प्रश्न है
8 नंबर, इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ के कॉपी करोगे। एक बार में नहीं समझे तो दोबारा फिर से आपको देखना है और इसको बढ़िया से समझना है, बनाना ही बनाना है, छोड़ने से फ़ायदा नहीं है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर में आपको बोला जा रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखें एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए, इसका पहले समीकरण लिखना है, फिर प्रकार लिखना है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो पहले में है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड को हम क्या लिखेंगे? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर है क्या? बेरियम क्लोराइड, बेरियम आयोडाइड, यानी Ba आयोडाइड का आई होता है। ठीक है, तो बेरियम का 2 इस पे आ जाएगा, बेरियम आयोडाइड। टेस्ट 2 है आपका, देखिए पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, अब प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr, बेरियम का 2। ये अब इसको आपको क्या करना है? संतुलित भी कर देना है। ठीक है, तो आपको इसको अभिक्रिया कैसे, समीकरण कैसे लिखोगे? समीकरण हमने लिख दिया। प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार, इसमें देखिए क्या हुआ कि पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन था और वो आ गया किसके साथ? बेरियम के साथ, यानी इसका ब्रोमाइड यहाँ पे चला गया और इसका आयोडाइड यहाँ पे चला गया, यानी दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ। और जब जिस अभिक्रिया में आदान प्रदान हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कर देना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया करना है। फिर देखिए आपका अगला जो है वो बी है। इसमें है आपका कि जिंक कार्बोनेट को, देखिए यहाँ पे जिंक कार्बोनेट Zn, ठीक है, CO3, इसको तोड़ा है जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट। एक तो यौगिक अनेक भागों में टूटा है, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस इसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी ये क्या हो गया? वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। टूटना यानी वियोजन, और 2 तो मिल के अगर एक तो बन गया जाएगा, जैसे C में है हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको अलग कलर से दे देते हैं। C में हाइड्रोजन है और इसमें क्लोरीन Cl H2 प्लस Cl आपका जुड़ा है। ठीक है, Cl2, तो ये बन गया 2HCl। ठीक है, तो देखिए 2 तो मिल के एक तो बना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और आखिरी में है आपका D नंबर जो है, इसमें है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Mg प्लस HCl। टेस्ट 2 है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और MgCl2 अब प्लस उसके बाद क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन को क्या कर दिया? हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे विस्थापन, यानी ये D नंबर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई बात समझ में? इसको बढ़िया से आप लोग कर लोगे। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 में हमको क्या पूछा गया है, पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 9 में हमको पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है? उदाहरण दीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग किसको कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी आप लोग समझोगे, इसको कॉपी में नोट कर लेना। ऊष्माक्षेपी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो।
ठीक है। अगर उष्मा बने, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण भी आपको बोला है, तो साथ ही साथ हम उष्मा छेपी का उदाहरण भी दे देते हैं। तो उष्मा छेपी का जो उदाहरण है वो है आपका, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, जैसे मिथेन दिए CH4, इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन को मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ ही साथ जल भी निकलता है। आई बात समझ में, और पूरा एकदम अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, ठीक है। तो यानी मीथेन में अगर हम ऑक्सीजन मिला दें, इसको आप संतुलित कर लोगे। संतुलित करने के लिए देखिए इधर आपका ऑक्सीजन 2 है, 2 है, 2 1 3 है, तो यानी आपको यहाँ 2 से गुना करना होगा, 2 2 4 हो गया, यहाँ भी 2 से, अब ये संतुलित है। तो इसको आपको, ये क्या हो गया, इसमें उष्मा निकला, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया। आई बात समझ में। और वहीं पे उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण देते हैं। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि नाइट्रोजन गैस है N2, उसमें हमने ऑक्सीजन गैस मिला दिया, तो ये जो बना, इसमें हमको मिलाने के लिए उष्मा का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, उष्मा का ज़रूरत पड़ेगा। और ये जब हम मिलाए तो ये बन गया नाइट्रस ऑक्साइड NO, ठीक है। और ये संतुलित इसको कर लिए, ये इतना ठंडा है, यानी बहुत कम, इसका तापमान जो है वो बहुत कम हो जाता है, यानी तापमान कम हुआ यानी उष्मा का अवशोषण हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो या उष्मा कम हो जाए, उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इससे पहले हमको ये सब क्लीन करना होगा, आप इसको बढ़िया से कर लोगे। देखिए प्रश्न संख्या जो 10 है, इसमें है श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। देखिए श्वसन यानी हम लोग सांस लेकर उसका ऊर्जा में बदलने तक की क्रिया जो होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो श्वसन की अभिक्रिया में क्या होता है, श्वसन की अभिक्रिया में क्या होता है, हमारे भोजन के अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हमको सीधा सीधे लिखना है कि श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में भोजन के अणु टूटकर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, ठीक है। यही कारण है कि हम इसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन में भोजन के अणु टूटकर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, यही कारण है कि हम उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका क्लियर है। अब उसमें से इसका अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो अभी हमने आपको इधर बताया था, ये देखिए ये है, ये 1 नंबर है वियोजन अभिक्रिया, ये बी नंबर है वियोजन। इसमें क्या है, एक इसमें देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जिंक कार्बोनेट था और वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग भागों में टूटकर बना, यानी एक तो अणु था और वो एक यौगिक था और वो 2 यौगिकों में टूटकर अलग हो गए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वहीं पे संयोजन, अगर संयोजन की बात करें तो संयोजन में क्या हुआ, ये वाला देखिए, उसके जस्ट नीचे वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में मिल गए, ठीक है, और मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, यानी HCl बनाया। तो देखिए 2 यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तो इसको हम लोग संयोजन। तो यानी वियोजन में आपको यहाँ पे अगर पूछा गया है कि विपरीत क्यों होता है, तो आपको क्या लिखना है, वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्वों में
टूट जाते हैं, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको एक दूसरे का विपरीत कहा जाता है। और समीकरण लिखने बोल रहा है तो यही दोनों तो आप इसको और इसको आप लिख दो कोई यहाँ पे, क्या दिक्कत है। अगला 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें बोल रहा है उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखिए ऊष्मा के लिए, प्रकाश के लिए और विद्युत के लिए एक एक तो उदाहरण चाहिए, तो ये आपको ऊपर में आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ से आप इसको ऊष्मा, प्रकाश देखिए और विद्युत, ये ऊष्मा तापन के लिए आप ये यानी ये ऊष्मा वाला मत डाल दोगे, ठीक है। ये उदाहरण को आप ऊष्मा में डाल दोगे, यहाँ देखिए ऊष्मा वाला है ना, ये ऊष्मा, ठीक है। उसके बाद विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी था यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश वाला ये वाला डाल दोगे, ठीक है, प्रकाश। उसके बाद विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये वाला जो हुआ है यहाँ पे, ये वाला चीज़, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है यानी जल को विद्युत अपघटन, यहाँ पे लिख दोगे विद्युत धारा, ठीक है। इसमें आपको क्या बनाया है, आपका हाइड्रोजन अलग हुआ है और ऑक्सीजन अलग हुआ है, इसको संतुलित भी हम कर देते हैं, यानी ये वाला समीकरण लिख देना है किसमें, विद्युत वाला में, ठीक है। इस प्रकार से ये 12 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि वीडियो बहुत लंबा खिंचा जा रहा है इसलिए अलग हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर में है विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। देखिए विस्थापन में हमने अभी आपको बताया कि यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में विस्थापित होते हैं, और द्विविस्थापन में क्या हुआ था, तत्वों का आदान प्रदान। यहाँ देखिए ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभी हमने बताया था ब्रोमाइड इधर आया था और आयोडाइड इधर आया था, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, तो ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिर विस्थापन में क्या हुआ था, एक यौगिक दो या दो से अधिक भागों में खंडित हुआ था, तो वो आपका विस्थापन। ये देखिए वियोजन और विस्थापन एक ही अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये देखिए ZnCO3, इसको अलग अलग दो भागों में था, ये हो गया आपका क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।